संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस। आज की दुनिया में इसकी क्या अहमियत है? क्या ये सच में जरूरी है या बस एक पुरानी संस्था बनकर रह गया है? तो आज चलिए इसी बड़े सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा सफर 6 हिस्सों में बटा होगा। पहले हम देखेंगे कि लड़ाई से बेहतर बातचीत क्यों है। फिर जानेंगे कि इसका जन्म विश्व युद्ध की राख से कैसे हुआ। हम समझेंगे कि कुछ देशों के पास इतनी ज्यादा पावर क्यों है। और फिर देखेंगे कि दुनिया कितनी बदल चुकी है और इस वजह से सुधार की इतनी बड़ी बहस क्यों चल रही है। और आखिर में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या यूएन अपनी कमियों के बावजूद आज भी इंडिस्पेंसिबल यानी बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, बातचीत लड़ाई से बेहतर है। और ये सीधे सीधे यूनाइटेड नेशंस के होने के सबसे बुनियादी मकसद की बात करता है। अक्सर आपने सुना होगा कि यूएन तो कुछ करता ही नहीं, वो तो बस एक टॉकिंग शॉप है, मतलब एक बातों की दुकान। 2006 के लेबनान संकट के समय बने ये कार्टून देखिए, बिल्कुल यही दिखाते हैं कि कैसे आमतौर पर लोग यूएन को बेअसर मानते हैं। लेकिन इस पूरी आलोचना का जवाब शायद यूएन के दूसरे सेक्रेटरी जनरल डैग हैमरस्किल्ड के एक बहुत ही मशहूर कोट में है। उन्होंने कहा था, संयुक्त राष्ट्र इंसानियत को स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए बनाया गया था। मतलब इसका मकसद कोई सपनों की दुनिया बनाना नहीं बल्कि दुनिया को सबसे बुरे हाल में जाने से रोकना है। और इसी बात को शशि थरूर ने भी विंस्टन चर्चिल का हवाला देते हुए बहुत अच्छे से समझाया कि जॉ जॉ इज बेटर देन वॉर वॉर। मतलब घंटों बैठकर बहस करना, बातें करना हमेशा जंग करने से बेहतर है। तो मुद्दा यह है कि यूएन का काम दुनिया को परफेक्ट बनाना नहीं बल्कि उसे तबाही से बचाना है, और उसके लिए बातचीत ही सबसे बड़ा हथियार है। तो ये तो हुई इसके मकसद की बात, पर यह संस्था बनी कैसे, इसकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए दूसरे हिस्से में देखते हैं, विश्व युद्ध से जन्म। असल में यूनाइटेड नेशंस का जन्म 2 विश्व युद्धों की भयानक तबाही और अपने से पहले वाले संगठन लीग ऑफ नेशंस की नाकामी से हुआ। जैसा कि आप दूसरे विश्व युद्ध के इस पोस्टर में देख सकते हैं, इसकी शुरुआत तो एक्सिस शक्तियों के खिलाफ एक फौजी गठबंधन के तौर पर हुई थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस। तो ये सब शुरू हुआ 1941 में अटलांटिक चार्टर के साथ। फिर कहानी आगे बढ़ी जनवरी 1942 में, जब 26 देशों ने मिलकर डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस पर साइन किया। फिर फरवरी 1945 की याल्टा कॉन्फ्रेंस में इसका पूरा खाका तैयार हुआ। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जून 1945, जब सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने यूएन चार्टर पर दस्तखत किए। और आखिरकार अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर बन गया। अब आते हैं यूएन के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा पावरफुल भी है और सबसे ज्यादा विवादों में भी रहता है। तीसरा हिस्सा, कुछ देशों की शक्ति, सिक्योरिटी काउंसिल को समझना। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद यूएन का वो हिस्सा है जिसके कंधे पर दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है, और इसके फैसले सभी सदस्य देशों के लिए बाइंडिंग होते हैं। मतलब जो ये कह दें वो सबको मानना ही पड़ेगा। इसमें 5 परमानेंट सदस्य हैं जिन्हें P5 कहते हैं। अमेरिका, रूस जो तब सोवियत यूनियन था, यूके, फ्रांस और चीन। और ये कोई रैंडम देश नहीं है, ये वो देश थे जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद विजेता बनकर उभरे, उस वक्त की सबसे बड़ी ताकतें। और इनके पास है एक सुपर पावर जिसे कहते हैं वीटो पावर। इसका मतलब सीधा सा है कि इन 5 में से अगर एक ने भी किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दिया तो वो प्रस्ताव वहीं रद्द हो जाएगा, भले ही बाकी सारे देश उसके पक्ष में क्यों ना हों। अब ये चार्ट देखिए, कहानी एकदम साफ हो जाती है। सबसे ज्यादा वीटो किसने इस्तेमाल किया? सोवियत यूनियन, और उसके बाद रूस ने पूरे 135 बार। उसके बाद नंबर आता है अमेरिका का 84 बार। और जब आप यूके, फ्रांस और चीन के नंबर देखते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। तो वीटो सिर्फ एक नियम नहीं, ये वो चाबी है जिससे ये P5 देश अक्सर अपने हितों के हिसाब से दुनिया की राजनीति को मोड़ देते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये 1945 की दुनिया के हिसाब से बना था। लेकिन क्या दुनिया आज भी वैसी ही है? यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, एक बदली हुई दुनिया। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है, क्या 1945 में बना ये पावर स्ट्रक्चर आज की दुनिया में कोई मायने रखता है? क्योंकि जरा सोचिए, तब से अब तक क्या क्या नहीं बदल गया। सोवियत यूनियन टूट गया, अमेरिका अकेला सुपर पावर बना, लेकिन अब देखिए चीन और भारत जैसी नई ताकतें दुनिया के मंच पर आ गई हैं।
एशिया की अर्थव्यवस्थाएं रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही हैं और पूरी दुनिया के सामने अब आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और महामारियों जैसी बिल्कुल नई चुनौतियां हैं। तो जाहिर है, जब दुनिया इतनी बदल गई है तो यूएन में भी बदलाव की बात उठेगी और यहीं से शुरू होती है सुधार की ये बड़ी बहस, हमारा 5वां हिस्सा। तो लोग शिकायत क्या करते हैं? मोटे तौर पर 3 बड़ी बातें हैं। पहली, कि सिक्योरिटी काउंसिल आज की दुनिया की सच्चाई नहीं दिखाता। दूसरी, कि इसके फैसले अक्सर सिर्फ पश्चिमी देशों के फायदे और सोच को दर्शाते हैं। और तीसरी, और ये बहुत ज़रूरी है, कि इसमें एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका जैसे बड़े-बड़े कॉन्टिनेंट्स को सही हिस्सेदारी ही नहीं मिली है। तो ठीक है, मान लिया कि काउंसिल को बड़ा करना है, पर सवाल यह है कि नए परमानेंट मेंबर कौन बनेंगे और उन्हें चुना कैसे जाएगा। असल में सारा पेच यहीं फंसा हुआ है। क्योंकि क्राइटेरिया क्या हो? क्या उस देश को चुने जिसकी इकोनॉमी सबसे बड़ी है, या जिसके पास सबसे बड़ी मिलिट्री है, या वो देश जो यूएन को सबसे ज्यादा पैसा देता है, या फिर आबादी के हिसाब से देखें, या फिर ये देखें कि वहां डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स हैं या नहीं, या फिर ये जरूरी है कि दुनिया के हर कोने से, हर कल्चर से कोई ना कोई हो। देख रहे हैं, हर सवाल का अलग जवाब है और इसी वजह से कोई एक राय बन ही नहीं पाती। तो इन सब बातों के बाद हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। यूएन की आज की दुनिया में आखिर जगह क्या है? क्या ये इम्परफेक्ट यानी अधूरा होते हुए भी इंडिस्पेंसिबल यानी जरूरी है? सोचिए, आज की दुनिया एक यूनिपोलर वर्ल्ड है, मतलब जहां एक सुपर पावर अमेरिका का दबदबा है। ऐसे में यूएन क्या करता है? वो बाकी दुनिया को एक स्टेज देता है, एक मंच जहां वो आकर अपनी बात रख सकें, अमेरिकी नीतियों पर असर डाल सकें और बीच का कोई रास्ता निकाल सकें। तो बात सीधी सी है, यूएन में 1000 कमियां होंगी, लेकिन ये आज भी दुनिया के पास युद्ध का सबसे बड़ा विकल्प है। जैसा कि ये कार्टून दिखा रहा है, हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो यूएन की शांति की पहल या फिर युद्ध का ये कांटेदार पंजा। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ये बात सही है कि यूएन एक इम्परफेक्ट संस्था है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक पल को सोचिए, अगर ये नहीं होती तो हमारी दुनिया आज बेहतर जगह होती या और भी ज्यादा बदतर? इस पर सोचेगा जरूर।